एक बार कल वाला ब्रीफ करूंगा पहले। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस ले लो, और हम स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट ले लें P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z हो, तो मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं। वो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन को किससे ज्वाइन करेगा? P पॉइंट से। ये ओरिजिन हो गया। तुमने एक वेक्टर ले लिया जो O से P को ज्वाइन कर रहा है। अब इस वेक्टर को अगर मैं नाम दे दूं ना A वेक्टर या OP वेक्टर, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी नाम दे दो। ये जो OP वेक्टर होगा इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं, देखो OP वेक्टर तक मतलब O पॉइंट से P तक पहुंचने के लिए x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? इस x के इक्वल, y एक्सिस पे y के इक्वल, z एक्सिस पे z के इक्वल। तो मुझे 3 डायरेक्शंस में डिस्टेंस कवर करना है। जो डिस्टेंस मुझे x एक्सिस के ऊपर कवर करना है वो किसके इक्वल? x के इक्वल। तो मैं उसको लिखूंगा x साथ में i कैप। y की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करना है वो क्या है? y ही है, तो मैं उसको लिखूंगा y j कैप। इन दोनों को ऐड कर दूंगा। z की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करना है उसको लिखूंगा मैं z, है ना, साथ में k कैप। अब ये i कैप, j कैप, k कैप ये क्या बताते हैं? बस डायरेक्शंस ही बताते हैं कि i कैप का मतलब है x एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग आपने डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है? x। तब आप जाके ओरिजिन से इस पॉइंट पे पहुंचोगे। j कैप का मतलब है y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया है इस डायरेक्शन में। डिस्टेंस कितना कवर किया है? y के इक्वल, कोई भी नंबर होगा ये। तब आप जाके P पॉइंट पे पहुंचोगे, मतलब y एक्सिस के अलोंग। k कैप का मतलब है ओरिजिन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ z। अगर z पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ। मतलब z एक्सिस के ऊपर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? z डिस्टेंस। तब जाके आप कहां पहुंचोगे? P पॉइंट पे पहुंचोगे। ठीक है, यहां पे ये जो x, y और z हैं ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस वेक्टर के पहले हमने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कि ये जो x, y, z होते हैं ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन OP वेक्टर के क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज। इन्हीं का कंपोनेंट फॉर्म में, ये कंपोनेंट फॉर्म होती है किसी भी वेक्टर की, कंपोनेंट फॉर्म में नाम पड़ जाता है x, y, z का स्केलर कंपोनेंट्स। x, y, z को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर सिर्फ x, y और z की बात करता हूं तो ये तीनों मिलते हैं और बनते हैं स्केलर कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो नाम होते हैं इसके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बट अच्छा, स्केलर कंपोनेंट क्यों? क्योंकि x, y, z क्या है? नंबर्स, और सिंपली नंबर्स क्या होते हैं? स्केलर्स। अगर मैं इसके साथ देखो x i कैप, y j कैप और z k कैप, मैंने आपको क्या बताया? ये कैप क्या बता रही है? डायरेक्शन। i कैप मतलब x एक्सिस के अलोंग, j कैप मतलब y एक्सिस के अलोंग, k कैप मतलब z एक्सिस के अलोंग। तो इनको बोलेंगे, क्योंकि इनमें डायरेक्शन भी आ गई, तो इनको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? ठीक है, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब i कैप, j कैप, k कैप है क्या? ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ एक कदम चलो तो आप किस पॉइंट पे पहुंचोगे? कोऑर्डिनेट्स बताओ। 100। x एक्सिस के ऊपर चलना है एक कदम, तो 100, क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे है, तो y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ओरिजिन को 100 से ज्वाइन करो। ओरिजिन को किससे ज्वाइन करो? 100 से। एक वेक्टर मिलेगा, उसको बोलते हैं i कैप। क्या होता है ये i कैप? x एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर। ओरिजिन से एक कदम x एक्सिस के ऊपर चलना है, छोटा सा एक वेक्टर मिलेगा, वो i कैप होगा। अगर यही ओरिजिन से राइट चलते y एक्सिस के अलोंग, किस पॉइंट पे पहुंचते? 0, 1, 0। ये कौन सा वेक्टर हो गया? j कैप। ओरिजिन से z एक्सिस के अलोंग चलते एक यूनिट, कहां पहुंचते? 0, 0, 1 पे। कौन सा वेक्टर मिलता? k कैप मिलता। तो ये i कैप, j कैप, k कैप अपनी अपनी एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं, जो ओरिजिन से 100, 100, 0, 1, 0, 0, 0, 1 तक जा रहे हैं। क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तीनों, मैंने वेक्टर्स को किससे मल्टीप्लाई किया? स्केलर से। तो ओवरऑल ये xi कैप क्या है? पूरा एक वेक्टर है। ये क्या है? सेकंड वेक्टर। ये क्या है? थर्ड वेक्टर। तीनों वेक्टर्स को मिला देंगे तब जाके क्या बनेगा? हमारा ओपी वेक्टर बनेगा। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था, अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो
तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो सबसे पहले अगर कोई ए वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ओपी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब एक वेक्टर इसी की डायरेक्शन में निकालना है। एरो भी सेम तरफ होगा। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? वेक्टर्स पैरेलल भी होंगे और डायरेक्शन भी सेम, एरो सेम तरफ होंगे ना, ये सेम डायरेक्शन का मतलब होता है। तो जब मैं इस ओपी की कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैं चाह रहा हूं इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना तो उसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर। वो कैसे निकलेगा? ए वेक्टर को किससे डिवाइड करेंगे? ए वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से। अब ए वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और इसको किससे डिवाइड करेंगे? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्या मैं इसको आर बोल सकता हूं? ये आर तीनों कंपोनेंट्स के नीचे अलग अलग हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? एक्स बाय आर आई कैप, वाई बाय आर जे कैप, और जेड बाय आर के कैप। यार एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर, ये किसके इक्वल होता था? एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। ये डायरेक्शन कोसाइंस होते थे। इसका मतलब अगर तुम्हें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, या तो अलग से ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, या तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो फिर, और उनको आई जे के साथ रख दो बस। तो जो आपको वेक्टर मिलेगा उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये एक वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो यही का यही, ये वाला वेक्टर छोटा हो जाएगा या वो इधर उधर हिलेगा भी सही। देखो बात को समझो ध्यान से। तुमने क्या किया? किससे डिवाइड किया? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब है तुमने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। किससे किया? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? स्केलर। जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? वो वेक्टर ना पैरेलली डिस्प्लेस होता है। क्या होता है उसके साथ? क्या होता है उस वेक्टर के साथ? वो वेक्टर पैरेलली डिस्प्लेस होता है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई वेक्टर ये था पहले, तुम उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, वो इधर उधर भागेगा। मान लो तुमने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो होगा क्या? ऐसा नहीं है यही की यही लेंथ डबल हो जाएगी, वो वेक्टर कहीं और भागेगा, लेंथ डबल कर लेगा उस अपनी, लेकिन चलेगा पैरेलली। क्यों? क्यों चलेगा पैरेलली? किसी वेक्टर को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 स्केलर है, तो जो नया वेक्टर होगा इसके क्या होगा? कोलिनियर। 2 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो फिर डायरेक्शन बदलेगी नहीं। अगर तुमने इसको मान लो -2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? किससे डिवाइड किया? -2 से डिवाइड किया, यानी कि मल्टीप्लाई किससे किया? -1/2 से, है ना। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना, लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। लेंथ हाफ हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी। ऐसा होता है। तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना, ऐसा नहीं है यहीं का यहीं श्रिंक हो जाएगा। वो जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर पैरेलल होगा इसके कहीं ना कहीं, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी। एग्जांपल नंबर 7 पे आते हैं। देखो एग्जांपल 6 में क्या था? फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना था, इसकी डायरेक्शन में सिंपली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया था आपने। अब हम आएंगे एग्जांपल नंबर 7 पे। इसी को एक स्टेप और आगे लेके जाना है बस। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम गिवन वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या है? वो दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एरो सेम तरफ होंगे। ये मतलब होता है सेम डायरेक्शन का। हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, डायरेक्शन पे फर्क, सॉरी कोलिनियरिटी पे फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव से करोगे तो पलट जाएगी। तुम्हें सेम डायरेक्शन रखनी है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पॉजिटिव। बट पहले समझो मैग्नीट्यूड का क्या ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड क्या हो? 7। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी वेक्टर को मान लो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका पहले वाला मैग्नीट्यूड भी 5 से मल्टीप्लाई होकर नया मैग्नीट्यूड आएगा। नहीं पढ़ा था ये? जब भी किसी वेक्टर को, मान लो कोई वेक्टर है लैम्डा, मतलब ए वेक्टर है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर आया। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? पुराने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लैम्डा से बस मल्टीप्लाई करना है। मतलब तुमने किसी वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो उसका पहले वाला मैग्नीट्यूड होगा वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 से। किसी वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका पहले वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। माइनस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा।
किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर मान लो तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ भी 5 टाइम्स हो जाएगी, पहले से 5 गुना बड़ा हो जाएगा वेक्टर। 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स हो जाएगी, -3 से मल्टीप्लाई किया तो भी लेंथ तो 3 टाइम्स होगी। माइनस क्या फर्क डालेगा, डायरेक्शन पलट देगा। नंबर का फर्क किस पे आता है, मैग्नीट्यूड पे। माइनस प्लस का फर्क किस पे आता है, डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अब सुनो, एक वेक्टर दे रखा है, क्या है वो वेक्टर एग्जांपल नंबर 7 में, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप। तुम्हें इसी के पैरेलल एक वेक्टर निकालना है, जिसके पैरेलल दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। हमें डायरेक्शन सेम रखनी है। सेकेंडली, डायरेक्शन सेम रखने के साथ साथ हमें यह भी इंश्योर करना है कि वो जो नया वेक्टर आए ना इसके पैरेलल, उसका मैग्नीट्यूड 7 हो। मैग्नीट्यूड क्या हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है बताओ, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ नंबर क्या है 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, कितना आ गया है √5। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/√5 सेपरेट कर दूंगा, आई कैप -2/√5 j कैप। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। मतलब एक वेक्टर था पहले से, क्या वेक्टर था वो, आई कैप -2j कैप। इसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, √5। √5 की वैल्यू होती है 2.23, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये है। तुमने क्या किया, इसको 2.23, मैग्नीट्यूड 2.23 था, उससे डिवाइड कर दिया। अब मैग्नीट्यूड क्या बन गया, 1 मैग्नीट्यूड बन गया। तो एक वेक्टर मिल गया ये ए कैप। ये अगर ए वेक्टर था, तुमने एक वेक्टर निकाल लिया ए कैप। तुम्हें चाहिए क्या था, ये क्यों निकाला, तुम्हें क्या चाहिए था, इसके पैरेलल एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तुमने मैग्नीट्यूड से जो इसका मैग्नीट्यूड था उससे इसी को डिवाइड करके ये वेक्टर निकाल लिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इस 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो उससे क्या होगा, इसी का मैग्नीट्यूड अब 7 नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो देखो, इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड था, तुम्हें इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो तुमने क्या किया, इसी की डायरेक्शन में पहले एक ऐसा वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से एक ऐसा वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर इज, क्या होगा रिक्वायर्ड वेक्टर 7a कैप। समझ गए, ऐसे करना होता है। 7a कैप मतलब इसको 7 से, अब देखो 7 1/√5 आई कैप -2/√5 j कैप। ये क्या है, वेक्टर है ना ये पूरा, इसकी किससे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, स्केलर से। क्या होगा, हर एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा 7/√5 आई कैप -√5 j कैप। ये एक ऐसा वेक्टर आ गया, ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। क्या होगा, निकाल के देख लेते हैं एक बार इसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैसे चेक करने के लिए। पेपर में निकाला, पेपर में खत्म हो गया। क्या आएगा मैग्नीट्यूड, कैसे निकलेगा, अंडर द रूट 7/√5 का स्क्वायर प्लस -14/√5 का स्क्वायर। चलो 7 का स्क्वायर बाय प्लस 14 का स्क्वायर 196/5, 245/5। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे ये आएगा √49। क्या आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में तुम्हें एक और वेक्टर निकालना है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड वो तुमसे चाह रहा हो, तो पहले उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, फिर जो मैग्नीट्यूड आता है बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए। मतलब मान लो इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड है, मैं तुमसे इसी के पैरेलल, इसी के डायरेक्शन में किसी भी मैग्नीट्यूड का क्या वेक्टर निकलवा सकता हूं। मान लो मैं अगर इसकी जगह 11 मैग्नीट्यूड का दे देता, तुम क्या करते भाई। अब बात ध्यान से सुनना, तो आती सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन आ गया 11 मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, 11 मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले क्या करते, यहां से ये यूनिट वेक्टर निकालते, यूनिट वेक्टर को क्योंकि डायरेक्शन पलटनी है -11 से मल्टीप्लाई कर देते। उसमें क्या होता, ये जो वेक्टर है बड़ा होके 11 टाइम्स हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन माइनस की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती। एग्जांपल नंबर 8 पढ़ो एक बार। हाँ, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर दे रखे हैं, इनका कुछ सम होगा। हाँ,
इनका जो सम होगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बेटे दो वेक्टर का सम क्या होता है? एक वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर क्या गिवन है बताना? 2i कैप, ठीक है, और बी वेक्टर? हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। क्या आएगा बताओ? अब इसको मानना है सी वेक्टर, तो ये हमें सम वेक्टर मिल गया। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है? सी कैप निकालना है। कैसे आएगा? सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, 4i कैप प्लस माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा सेपरेट करके, ठीक है। 4i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय कितना आ गया था? तो 9 25 रूट 29। ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आओ एक बार। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेटेड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर क्या गिवन है? प्लस ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? बिल्कुल ठीक है, 1 1। अगर इसकी जगह स्केलर कंपोनेंट पूछ लेता, यही होते। वेक्टर कंपोनेंट पूछ लेता तो आई कैप जे कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं भाई? डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। 1 अपॉन कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? रूट 6 और माइनस 2 बाय रूट 6। इसको भी सॉल्व कर लेना। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। एक्सरसाइज 10.2 बता रहा हूं मैं कौन कौन से क्वेश्चंस आप अभी करेंगे, मार्क कर लो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2, आपको ये चेक करना है क्या ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं। दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, क्योंकि जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया वेक्टर कोलिनियर निकलता है। फिर हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा इस कोलिनियर वेक्टर्स हैं? इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड करके आंसर सेम आएगा, ये बात बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे, -4/2 क्या आया? -4 को 2 से डिवाइड करो, -2। 6 को -3 से डिवाइड करो, क्या आया? -2। -8 को 4 से डिवाइड करो, क्या आया? -2। ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज को ज्यादातर ना ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो ये मैंने क्या किया, A2 अपॉन A1, ठीक है ना। A2 बाय A1, B2 बाय B1 और C2 बाय C1। तो एज A2 बाय A1, B2 बाय B1, C2 बाय C1 इक्वल है। सो जो दो वेक्टर हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर। अच्छा, क्या हम 2 बाय -4 कर सकते थे या जरूरी है -4/2 करना? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको ऊपर रखा। कह रहा है एक वेक्टर है, 14th क्वेश्चन है, एक वेक्टर है A इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये शो करना है कि ये वेक्टर OX, OY, OZ एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है
ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस के लिए देख लो, वाई के लिए, जेड के लिए, ये वेक्टर सभी के साथ एक ही तरीके से झुका हुआ है। मतलब अगर देखो ये जेड एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। अब मैं अगर वेक्टर ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ये किस एक्सिस के ज्यादा पास है? अरे ये जेड एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, जेड के ज्यादा पास है। ऐसा नहीं है, वो ऐसे है। क्वेश्चन में ये दिखाना है कि इक्वली इंक्लाइंड है। अब ऐसे यहाँ तीसरी एक्सिस भी आएगी ऐसे करके, तो हमें ये दिखाना है कि तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। जो बीच में वेक्टर होगा ना, ऐसे वेक्टर होगा, तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा। जेड एक्सिस का और इस वेक्टर का एंगल क्या होगा? गामा। वाई एक्सिस का ये ऐसे था ना, देखो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में क्या एंगल होता है? अल्फा। वेक्टर और जेड के बीच में और वाई के बीच में बीटा। जब वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड होगा तो ऑब्वियसली तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा। तो तुम्हें ये दिखाना है अल्फा बीटा गामा सेम है। क्या दिखाना है? अल्फा बीटा गामा इक्वल है। वो कैसे दिखाएंगे? तुम ना यहां से एल निकालो। क्या निकालो? देखते जाना। एल क्या आएगा भाई? 1/√3 है ना। आई का कंपोनेंट, आई के साथ स्केलर कंपोनेंट क्या है? 1। उसको किससे डिवाइड करेंगे? मैग्नीट्यूड से, जो कि √3 है। एल को क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा। क्या था? तो अल्फा क्या आ गया? कॉस इनवर्स 1/√3। नहीं समझे? एम क्या होगा? 1/√3। तो कॉस बीटा किसके इक्वल होगा? 1/√3। बीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही एन क्या होगा? अगेन 1/√3। तो कॉस गामा 1/√3। गामा क्या आएगा? कॉस इनवर्स 1/√3। एज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, सो वेक्टर is equally inclined to the AXES। ठीक है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है AXES, मतलब तीनों के लिए बोल दिया मैंने एक ही बार। अभी तक मैंने जितना भी वेक्टर पढ़ाया सारा किसके लिए पढ़ाया? पोजीशन वेक्टर के लिए। मतलब पक्का है कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। बट यार स्पेस में ना कहीं भी वेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। तो वो जो वेक्टर है जो स्पेस में होगा उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा? देखो मान लो मैंने ये y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस ले ली, ये आपका ओरिजिन हो गया। और कोई भी वेक्टर हो गया ये स्पेस में जो किसको ज्वाइन कर रहा है? a पॉइंट को b पॉइंट से। क्या ये पोजीशन वेक्टर है किसी का? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। हवा में कोई वेक्टर है जो स्टार्ट भी कहीं और से हो रहा है, एंड भी कहीं और हो रहा है। हमें इस वेक्टर के बारे में पता करना है। अच्छा कैसे पता चलेगा? कंपोनेंट फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है बेटे, टर्मिनल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ओरिजिन से ना बी पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो क्या मिलेगा? बी का पोजीशन वेक्टर। क्या मिलेगा? बी का टर्मिनल पहले लेना, इनिशियल टर्मिनल पहले लेना। तो अगर आपको ए बी वेक्टर पता करना है तो कैसे निकलेगा वो? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस, फिर ओ को ए से ज्वाइन करेंगे। ए का क्या मिल गया? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आया कैसे? बताऊं? छोटी सी बात है, सुन लो। एक बात बताओ, ओ से ए गए, कौन सा वेक्टर मिला? ओ ए वेक्टर। फिर कहां गए? ए से बी, कौन सा वेक्टर मिला? ए बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ लगाओ, कौन सा वेक्टर आ गया? ओ बी वेक्टर। तुम्हें कौन सा वेक्टर निकालना था? ए बी वेक्टर। इस वेक्टर को उधर जाके माइनस कर दो। ए बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया? ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी, मतलब ओ को एस बी से ज्वाइन, सॉरी ओ बी मतलब हाँ ओ को बी से ज्वाइन करने वाला, मतलब टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये किस में होगा बेटे? स्केलर, उसमें कंपोनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? ये भी किस में होगा? कंपोनेंट फॉर्म में। जब माइनस करते क्या होते हैं? कंपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं। आपको क्या मिल जाएगा? ए बी वेक्टर। इस तरीके से स्पेस का कोई भी वेक्टर निकाला जा सकता है। मान लेते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और
Z2, ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये बताओ ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो यहां ये गलत लिख दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ ये आएगा, पॉइंट्स है ना, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ये पॉइंट x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करेंगे, क्या वेक्टर मिलेगा, ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। यहां से एक और बात पता चली, अगर आपने एक वेक्टर ढूंढना है स्पेस में जो a को b से ज्वाइन कर रहा है, तो वो वेक्टर डायरेक्ट कैसे निकल सकता है अगर a और b के कोऑर्डिनेट्स पता है तो। क्या पता है तो, क्या पता है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल सकता है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये कर दो आपको डायरेक्ट वेक्टर मिल जाएगा। मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज किसके लिए बताए थे, लिंक करो, सारी बातों को लिंक करो। डायरेक्शन रेशियोज किसके लिए बताए थे, पोजीशन वेक्टर के लिए। पोजीशन वेक्टर का एक एंड पॉइंट क्या होता है, 0 0 0, दूसरा एंड पॉइंट x y और z। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे थे, वही x y और z आ रहे थे। अगर ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y और z हैं और ये किसको ज्वाइन कर रहा है, 0 0 0 इसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक पोजीशन वेक्टर आ गया। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x और y और z होंगे डायरेक्शन रेशियोज। और इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते थे, ओपी वेक्टर को, डायरेक्शन रेशियो पहला साथ में आई कैप, डायरेक्शन रेशियो दूसरा साथ में जे कैप, डायरेक्शन रेशियो तीसरा साथ में के कैप। तो तुम्हें यह पता है आई जे के कैप के साथ क्या लिखे जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। इधर आ जाओ, अब आई जे के साथ क्या लिखे हुए हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्या मैं यहां पे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, यहां किसकी बात कर रहा हूं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस वेक्टर के, x2 माइनस x1 पहला डायरेक्शन रेशियो, सेकंड डायरेक्शन रेशियो और थर्ड। इसका मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर कोई वेक्टर आ रहा है स्पेस में, तुमसे डायरेक्ट उसके डायरेक्शन रेशियो पूछ लिए, क्या पूछ लिए, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करके डायरेक्शन रेशियो मिल जाते हैं। अब ये वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ही तो है, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है भैया, इसका भी होगा, होगा क्या होगा, अंडर रूट डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम, यही होगा ना। तो कभी भी कोई वेक्टर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, डायरेक्शन रेशियो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। एग्जांपल नंबर 10 पढ़ो, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। P टू Q का मतलब क्या है, टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट। वेक्टर कैसे मिलेगा फिर, डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या है P पॉइंट बताओ, 2 3 और Q पॉइंट। आपको क्या निकालना है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, मतलब PQ वेक्टर। तो कैसे निकलेगा, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब -1 इसको सॉल्व कर लो, -3 i कैप, -5 j कैप, -4, ये मिल गया आपको स्पेस में वेक्टर। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। इनिशियल पॉइंट क्या है और टर्मिनल पॉइंट -5 7, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिया, x और y, z नहीं दिया, मतलब प्लेन में बात कर रहा है वो, कोई बात नहीं। वेक्टर क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पता करने हैं। स्केलर वेक्टर कंपोनेंट तो तब पता चलेंगे जब हम वेक्टर लिख देंगे, है ना। स्केलर कंपोनेंट -3 -5 -4 है इसका,
वेक्टर कंपोनेंट आई जे के लगा के बन जाएगा। तो वो तो तब पता चलेगा जब वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर किस किस को ज्वाइन कर रहा है, 2 1 और -5 7। तो पहले वेक्टर पता लगाओ, क्या होगा वेक्टर, -5 -2 -7 आई कैप, ठीक है, 7 -1 +6 जे कैप। तो स्केलर कंपोनेंट -7 और 6, -7, 6, वेक्टर कंपोनेंट -7 आई कैप, -6 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालोगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे वेक्टर को, आ गया यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। एक वेक्टर है, ए से बी को ज्वाइन कर रहा है, क्या करना है, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने। रट लो भाई, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, सिंपल वेक्टर निकालना है, क्या होंगे बताओ, -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप। बिल्कुल ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते चलो, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे एलएमएन। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये बी वेक्टर है। अगर ए बी वेक्टर एक लाइन सेगमेंट है ना, मैं इसके ऊपर एक पॉइंट ले लूं P, ए बी वेक्टर के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, तो इस लाइन सेगमेंट की कोई लेंथ थी, मान लो 10 थी, क्या लेंथ थी, 10 थी। P पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट के दो पार्ट्स कर दिए, मान लेते हैं पहले की लेंथ 4 है, दूसरे की लेंथ 6 है, रेशियो कितना आया 4/6, 2:3। मतलब यार वो पॉइंट जब लाइन सेगमेंट के ऊपर आएगा उसके दो पार्ट्स करेगा, दो पार्ट्स की कुछ कुछ लेंथ होगी, डिवाइड करके रेशियो आएगा। वो रेशियो मैंने मान लिया m/n, ठीक है। अब समझो ये कैसा वेक्टर है, स्पेस में कोई रैंडम वेक्टर है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, उसको मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर। ऐसे इसका टर्मिनल पॉइंट है, उसका कोई पोजीशन वेक्टर, उसको मैं बी वेक्टर बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी कोई वेक्टर था स्पेस में, उसके ऊपर तुमने पी पॉइंट लिया जिसने उसको m/n रेशियो में डिवाइड किया। एंड पॉइंट के अगर पोजीशन वेक्टर तुम्हें पता है, वेक्टर्स पता है, तो वो जो पी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जिसने m और n रेशियो में डिवाइड किया, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। मान लो मैंने कहा ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, बताओ भाई कौन सा ऐसा वेक्टर होगा, ये पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है कि क्या वो वेक्टर होगा, इस पी पॉइंट का क्या वो पोजीशन वेक्टर होगा जिसकी वजह से ये 2:3 रेशियो में डिवाइड हुआ है। मतलब साधारण सी बात यह, सेक्शन फॉर्मूला ना किसी वेक्टर के ऊपर बैठे हुए किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देता है, और उसको जरूरत किस किस चीज की होती है उसके लिए, वो पोजीशन वेक्टर पता लगाने के लिए एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर की और रेशियो की। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर तुमने मान लो ये तुम्हारा पी वेक्टर हो गया, तो ये पी वेक्टर कैसे निकल सकता है, पी वेक्टर निकलेगा लेफ्ट वाले रेशियो को राइट से और राइट वाले रेशियो को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है। रेशियो जैसे 2:3 है, लेफ्ट में 2 आ रहा है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टर्मिनल पॉइंट से, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर से। तो हम m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, b वेक्टर, और राइट में रेशियो क्या है n, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे, सम ऑफ रेशियो से। बी वेक्टर को स्केलर, m स्केलर है ना, नंबर है ना, उससे मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, एक वेक्टर। ए वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, वेक्टर प्लस वेक्टर, डिवाइडेड बाय m प्लस n, स्केलर वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर वेक्टर, पी वेक्टर का, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा डायरेक्ट। कोई डाउट, ठीक है। अगला है, ये हो गया इंटरनल डिवीजन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन का ये मतलब होता है ए बी वेक्टर है,
एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है वो पॉइंट, यार समझने वाली बात है, लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर पॉइंट रखोगे तभी तो डिवाइड करेगा। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब पॉइंट इसके ऊपर नहीं है फिर भी डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है इस बात का, मान लो ये हमने एक पॉइंट ले लिया P जो ए बी वेक्टर के ऊपर नहीं है, लेकिन ए बी वेक्टर को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो P मिलता है। तो P क्या हो गया, ए बी वेक्टर के ऊपर नहीं, एक्सटर्नली इसके ऊपर लाई कर रहा है, बाहर की तरफ सीध में लाई कर रहा है। ये P पॉइंट ए बी वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा बोलो, कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली। अब रेशियो कैसे आएगा उस केस में, सबसे पहले बात को समझेंगे ध्यान से। ए का पोजीशन वेक्टर उसको क्या बोल देंगे, ए वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर उसको क्या बोल देंगे, बी वेक्टर। पी के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल देंगे, पी वेक्टर। ये बी पॉइंट ए पी वेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट ए बी वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, समझेंगे बात को ध्यान से। एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, प्लस की जगह बस माइनस हो जाता है। अब यहां पे m और n क्या होंगे, जैसे यहां तो तुम क्लियर थे कि m और n दो पार्ट्स का रेशियो है, यहां m और n क्या होंगे, बात को समझो ध्यान से। a पॉइंट से जो p पॉइंट तक की लेंथ है वो m, और b से p तक की लेंथ n होगी। a b कोई वेक्टर है स्पेस में, उसके इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b। ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो उसका मिड पॉइंट भी होगा, ठीक है ना, P बोल देते हैं उसको। अब तुम्हें P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे पहले तो रेशियो गिवन था, अब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, रेशियो क्या आएगा 1:1। सेक्शन फॉर्मूला का ही कॉन्सिक्वेंस है ये कि P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे आएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 11, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स OP एंड OQ। दो पॉइंट हैं P और Q, P को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे या ओरिजिन को P से ज्वाइन करेंगे तो P का पोजीशन वेक्टर मिलेगा OP, दे रखा है। Q से ओरिजिन को, या Q को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, OQ वेक्टर मिलेगा, वो Q का पोजीशन वेक्टर होगा, गिवन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q। P एंड Q मतलब डायरेक्शन बता रखी है, P टू Q है, इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा P, टर्मिनल पॉइंट Q, इन द रेशियो 2:1। फर्स्ट पार्ट इंटरनली, रेशियो क्या है m:n, किसके इक्वल है 2:1, तो m2 हो गया n1 हो गया। अब क्या करना है, इंटरनल डिवीजन के लिए R पॉइंट होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा OR। टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, Q पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट P है और बीच में कोई पॉइंट है R, तो R का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, रेशियो क्या है 2:1। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q के पोजीशन वेक्टर से, OQ वेक्टर से, ठीक है, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, P से नहीं बेटा, P के पोजीशन वेक्टर से, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। अब बताओ OQ वेक्टर क्या है, तो ये हो गया 2 को A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, 2A प्लस 3A, 5A वेक्टर प्लस 5A बाय 3, यही आ गया। एक्सटर्नली में क्या होगा, OR वेक्टर किसके इक्वल होगा, 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस 1 इंटू OP वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2 इंटू OQ 2A प्लस माइनस प्लस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर, ये हो गया। यहां देखो पता है क्या है, पहले से ना दो वेक्टर थे A और B, दो वेक्टर है, मुझे नहीं पता क्या है,
दो वेक्टर थे ए और बी, उन्हीं से ओपी और उन्हीं से ओक्यू वेक्टर निकाला हुआ है। एक बात बताओ, तुम प्रिसाइजली बता पा रहे हो ये ओ आर वेक्टर क्या है? आई जे के की फॉर्म में? पता ही नहीं। ओ आर वेक्टर ए और बी की फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि ए और बी वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन था, वो कोई और वेक्टर है, मुझे नहीं पता क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ फटाफट से। Find the position vector of the R which divides the line segment joining two points P and Q whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1 internally और externally। क्या कर पाओगे? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। Find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P and Q। midpoint के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले P का पोजीशन वेक्टर निकालोगे। क्या आएगा P का पोजीशन वेक्टर? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। Q का पोजीशन वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 12, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट्स को शो करना है कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस, मतलब ये तीनों को जब ज्वाइन करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ए पॉइंट के आगे ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है? ए पॉइंट है यार, पॉइंट और वेक्टर क्या कनेक्शन है? पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ए के आगे भी ब्रैकेट में वेक्टर लिखने का क्या मतलब है? ये ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया तुम्हें, समझो। पॉइंट के वैसे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स, बट ब्रैकेट में तो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, वेक्टर दे दिया, इसका मतलब क्या है? ये ए का पोजीशन वेक्टर है। कोई डाउट? ठीक है। ऐसे ये बी का और ये सी का पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, क्या मिलेगा? एक ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? ये। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है? ये। दोनों को माइनस करो, आई कैप माइनस 2i कैप माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस j कैप और माइनस 6k कैप। कौन सा वेक्टर आ गया? ये ए बी वेक्टर। अब ये भी पूछ सकते हो भैया बी ए क्यों नहीं निकाला? एक बात बताओ, ए बी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड सेम होंगे, अलग अलग होंगे? मैग्नीट्यूड सेम होगा। मुझे इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो मैं इस बात पे ध्यान दे ही नहीं रहा कि मैं ए बी निकाल रहा हूं बी निकाल रहा हूं, जो मेरा मन करेगा वो निकालूंगा, मैग्नीट्यूड लास्ट में सेम आएगा। मैंने क्या निकाल लिया भाई? ए बी वेक्टर। ऐसे ही मैं क्या करूंगा? अब बी सी वेक्टर निकालूंगा। बी सी वेक्टर क्या आएगा? बोलो। -2 नहीं, सी माइनस होगा ना, 2 आएगा, 3 आए माइनस आए, आगे माइनस जे कैप और -4 प्लस के कैप। कौन सा वेक्टर आ गया? बीसी वेक्टर। ऐसे ही कौन सा वेक्टर निकालूंगा? ए सी सी ए तुम्हारी मर्जी है भाई, जो मर्जी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में नहीं पड़ता, बस इसमें फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो। क्यों? मुझे लास्ट में मैग्नीट्यूड निकालना है, वो दोनों का सेम होता है। बताओ कौन सा वेक्टर निकाल रहा हूं? ए सी मतलब सी माइनस ए, आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। ये वेक्टर आ गए तीन। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो क्या इस ट्राइंगल की तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी? साइड्स करेंगे, साइड्स की लेंथ करेगी। लेंथ, साइड्स की लेंथ कैसे निकलेगी? ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, बताओ क्या आ रहा है? √1² प्लस √-2 का स्क्वायर, और यहां पे 36 क्या आ गया? 41। ठीक है। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बीसी का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा? और ए सी का मैग्नीट्यूड √। अब यहां दो छोटे नंबर कौन से हैं? ये और ये। मैग्नीट्यूड जो होता है एक नंबर होता है, बीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो और एसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, तो आएगा 35 + 6 41। और ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या आएगा? 41। एज बीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मतलब साइड की लेंथ हो गई है, इज इक्वल टू ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो ट्राइंगल ABC इज right angled triangle at
किस पे राइट एंगल्ड है? ए बी अकेले स्क्वायर हो रही है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज के सामने वाली वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है, किस पे होगा फिर 90 डिग्री? तो ऐसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये फिगर गिवन है, ये बताना है चारों पार्ट्स में से कौन सा ठीक नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो ट्राइंगल लॉ है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऑब्वियसली 0 आएगा। फर्स्ट पार्ट ठीक है। सेकंड, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। एक बात बताओ, सी ए को क्या लिख सकते हैं? माइनस ए सी। फर्स्ट ठीक है, तो सेकंड भी। थर्ड पे आओ, ए बी प्लस बी सी, इसमें ना करेक्शन कर लेना, कुछ बच्चों की बुक में थर्ड भी ए सी ही है, यहां सी आएगा। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं माइनस सी ए को, तो ये बन जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर। ये बात सही है या गलत है? ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को ऐड करो, क्या मिलेगा? ए सी या सी ए? ये क्या कह रहा है? मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पे आओ, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए। एक काम करो, ए बी वेक्टर माइनस सी बी को उधर लेके जाओ, प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर। सही है गलत है? ए बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर कैसा होगा? ऐसे। तो ए बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर। बेटा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये तो गड़बड़ हो रही है। एडिशन कैसी होती है? कॉम्यूटेटिव। मैं इसको पहले लिख देता हूं, सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब एक बात बताओ, सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, सी से ए आए, ए से बी आए, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? सी बी वेक्टर। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये पार्ट ठीक है। कौन सा गलत है? थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। बी इक्वल्स टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। कोलिनियर वेक्टर है तो एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा? स्केलर मल्टीपल। सही बात है गलत बात है? नेक्स्ट पे आओ, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। सही बात है गलत बात है? गलत बात है। क्यों? प्लस माइनस बी का मतलब क्या है कि ए वेक्टर या तो बी के इक्वल हो या ए वेक्टर माइनस ऑफ बी के इक्वल हो। मतलब या तो ए और बी इक्वल होंगे या फिर एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर में किससे फर्क पड़ता है? सिर्फ डायरेक्शन से। डायरेक्शन सेम क्या होनी चाहिए? सेम या ऑपोजिट। सेम या ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी में तो मैग्नीट्यूड से ही फर्क पड़ता है। अगर मैं कह रहा हूं एक या ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है या एक ये वेक्टर है, जैसे मर्जी समझ लो, ये कोलिनियर है ना, लेकिन ना इक्वल है ना नेगेटिव है एक दूसरे के, क्योंकि छोटे बड़े हैं। गिवन क्या है? ए और बी कोलिनियर वेक्टर है। अब ए और बी कोलिनियर वेक्टर है निशिता, इससे आप शॉर्ट कौन सी बात कह सकते हो? आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझी तूने ये सोच लिया कि ये गिवन है तो क्या ये कोलिनियर है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा कोलिनियरिटी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ये कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर से कौन सा इनमें से रिजल्ट निकाल सकते हो आप? अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो तू ये कह सकते कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होगा? नहीं कह सकते। आप उल्टे डायरेक्शन में चल पड़े। गिवन क्या है? कोलिनियर वेक्टर है, तो कोलिनियर की गारंटी थोड़ी है कि या तो वो ए इज इक्वल टू बी होगा या माइनस बी होगा। छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो इसलिए बी पार्ट गलत है। अगर ए और बी इक्वल है तो हाँ कोलिनियर है। ए इज इक्वल टू माइनस बी है तो भी कोलिनियर है। ये दोनों कोलिनियर हैं, लेकिन अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर तो इसी टाइप के होंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। एमसीक्यू में क्या दे रखा है? ए और बी कोलिनियर वेक्टर है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है ये बताना है। गिवन क्या है? तेरे को बस ये पता है दो कोलिनियर वेक्टर है, तो गारंटी से कह सकता है ये ऐसा होगा? नहीं। अगर ये हुआ तो हाँ कोलिनियर है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से गिवन कोलिनियर है, ये सही है? नहीं है, हर बार नहीं होगा। सी पार्ट पे आओ। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल। इसने क्या दे रखा है? नॉट प्रोपोर्शनल। सही है गलत है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आओ। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। सेम डायरेक्शन होगी यार, बात को समझ नहीं रहे तुम। दो वेक्टर कोलिनियर है तो क्या गारंटी है कि सेम डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। गारंटी है इस बात की नहीं है ना।